जो थेरेपी है वो स्टार्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट थेरेपी है वो है हमारी कोग्निटिव थेरेपी। मैम कोग्निटिव आपकी थेरेपी। आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, क्या सभी को मेरी आवाज कम आ रही है? आवाज आ रही है मेरी साफ से? यस मैम। अब आ रही है मैम। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, आप बार बार में आगे भी कई बार सुनोगे आप CBT, यानी कि C से कोग्निटिव, B से बिहेवियर, T से थेरेपी। कई बार आप सुनोगे कि मेल एडेप्टिव बिहेवियर अगर किसी का है तो उसको दूर करने के लिए हम CBT का इस्तेमाल करते हैं। तो ये CBT एक तरह की कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक है। बिहेवियर टेक्निक आपने जो है वो कर चुके हो सारी, लेकिन अगर उन्हीं के आगे अगर हम कोग्निटिव शब्द जोड़ देते हैं तो वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो जाती है। और कोग्निशन का मतलब ये है कि थिंकिंग और परसेप्शन से रिलेटेड, कि कोई व्यक्ति है उसका परसेप्शन कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है। तो थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं कोग्निशन की वजह से अगर कोई इरेशनल बिलीफ पैदा हो जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर जब डेवलप हो जाता है और उस मेल एडेप्टिव थिंकिंग को हम कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से उसको दूर भी कर सकते हैं। तो बेसिक तो कोग्निटिव CBT का मतलब यही है कि जो भी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है वो कहीं ना कहीं कोग्निटिव की वजह से, कहीं ना कहीं सोच की वजह से, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, और उस मेंटल डिसऑर्डर को कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ये मैम मॉडल आपकी है। आवाज़ कट रही है, कुछ टेक्निक प्लीज़ रिपीट कर दोगे? से एक्सक्यूज मी मैम। खुशबू शायद तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हमको तो सही आ रही है आवाज, एक बार चेक करके देख ले। ओके चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो CBT है वो कौन कौन सी है। कोग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी है बेसिक वो है वो 5 है। फर्स्ट जो है वो है रेशनल इमोटिव थेरेपी RET। सेकंड जो है वो है बेक्स कोग्निटिव थेरेपी। थर्ड जो है वो है स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी। फोर्थ जो है वो है सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग। और फिफ्थ जो है वो है मल्टी मोडल थेरेपी। तो ये 5 थेरेपी हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन एक्सक्यूज सी। मी मैम एक बार कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आपने जो उसका बेसिक बताया था एक बार रिपीट कर दो प्लीज। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर जो कोग्निशन है वो मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह है, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी थिंकिंग की वजह से मेंटल डिसऑर्डर है, उसके अंदर इरेशनल थिंकिंग की वजह से है, कहीं ना कहीं फॉल्स बिलीफ है उसके अंदर, इसलिए उसको मेंटल डिसऑर्डर्स है। तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स अगर किसी के अंदर हैं तो कोग्निटिव जो बिहेवियर थेरेपी के अनुसार कोग्निटिव जो मॉडल है वो ये मानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी थिंकिंग की वजह से, उसके परसेप्शन की वजह से, तो जो कोग्निशन है वही मेंटल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसी कोग्निशन को चेंज करके कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करके इन डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। ये CBT का बेस है कि जो बीमारियां हैं वो भी कोग्निशन की वजह से हैं। और अगर हम इरेशनल जो कोग्निशन डेवलप हो गई है या इरेशनल बिलीफ जो पैदा हो गए हैं उनको भी हम कोग्निशन को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। अब वो कोग्निशन चेंज करने की जो टेक्निक है वो जो है वो 5 टेक्निक है जो अभी मैंने बताई थी। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो है रेशनल इमोटिव थेरेपी। ये हमने जब मॉडल किए थे वहाँ पे आपने देखा होगा, इन्हीं साइकोलॉजिस्ट का मेन नाम आया था कि जो बेक्स हैं वो क्या मानते हैं, जो एलिस हैं वो क्या मानते हैं। एलिस जो है, सबसे पहले हम एलिस की रेशनल इमोटिव थेरेपी RET शॉर्ट में, RET रेशनल इमोटिव थेरेपी जो एलिस ने दी है 1958, 1973, 1975। इन
ईयर के अंदर जो है इन्होंने इसके ऊपर काम किया है, इस थेरेपी के ऊपर। और इस थेरेपी का हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं मैम इसमें आपने बताया था कि जो इरेशनल थॉट्स हैं उनको रैशनल थॉट्स में चेंज कर दिया जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही चीज, यानी कि इरेशनल थिंकिंग है उसको रेशनल में चेंज कर दिया जाए, यही बेसिक है। अब वो और क्या क्या चीज थी ये? इरेशनल बिलीफ तो था ही, साथ में क्या था? जो बिलीफ सिस्टम है, जो सेल्फ स्टेटमेंट है, वो एक तरह से अडेप्टिव मेल अडेप्टिव होती है वो चीजें। कॉग्निशन के अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो, और जो सेल्फ स्टेटमेंट है, उनके अंदर एक तरह से जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग करवाई जाती है। बिलीफ सिस्टम अब तब भी उस टाइम पे एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी के अंदर ये इरेशनल डेवलप हो जाए कि मैं हमेशा काम करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये जो सेल्फ स्टेटमेंट बोलते हैं इनको, इस तरह के अगर किसी के अंदर सेल्फ स्टेटमेंट है, मैं हमेशा मेरा काम बिल्कुल सही करता हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये सेल्फ स्टेटमेंट कैसी है? क्या ये रैशनल थिंकिंग है? क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है लग रहा हो कि इसका झूठ बोलने से जो है ज्यादा नुकसान नहीं है और थोड़ी सी वो जरूरी सी लग रहा है, तो हो सकता है कि बोल ली जाए कभी ना कभार। लेकिन अगर किसी की सेल्फ स्टेटमेंट ऐसी हो कि मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो आगे करके चल के मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप करती है। तो सेल्फ जो स्टेटमेंट है वो किस टाइप की है? क्या वो रेशनल है, क्या वो इरेशनल है? तो और उसका जो बिलीफ है कि हमेशा मैं कभी झूठ ही नहीं बोलता, तो इस तरह के जो बिलीफ है, इस तरह के जो इरेशनल थिंकिंग है, वो आगे चलकर जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को डेवलप कर सकती है। तो उन्होंने जो दो बातें इसके अंदर है, सबसे पहले तो जो फाल्स बिलीफ होते हैं और जो इरेशनल स्टेटमेंट होती हैं, उनसे जो क्लाइंट होता है उसका सामना करवाया जाता है। एलिस ने ये माना है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है वो इरेशनल थिंकिंग और फाल्स बिलीफ सिस्टम या सेल्फ स्टेटमेंट जो है वो उनके वजह से कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहला जो एक तरह का बेस है उसमें सबसे पहले इन्हीं चीजों का सामना कराया जाता है क्लाइंट का, फिर उसके बाद जो है बिहेवियरली ओरिएंटेड जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। मैम प्लीज एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। इसमें फर्स्ट तो यही है कि इरेशनल थिंकिंग होती है और जो इरेशनल बिलीव्स होते हैं उसका एक तरह से सामना करवाया जाता है उन चीजों से, और उसको बताया जाता है ये देखिए ये आपका बिलीफ सिस्टम ये बोल रहा है, आपकी सेल्फ स्टेटमेंट ये बोल रही है और वास्तविकता संसार में ये है कि आपका ये क्या ऐसी चीज हो सकती है। तो सबसे पहले तो उनका उसी चीज से जो उसके सिस्टम है, जो इस स्टेटमेंट है उसका एक तरह से सामना करवाया जाता है। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है कि आप यहाँ पर हो सकता है कि सेल्फ स्टेटमेंट इस तरह से बोलो तो आपका ठीक हो सकती है, या आपकी जो इरेशनल थिंकिंग है उसको रेशनल तरीके से सोचो और फिर आपके थिंकिंग में परिवर्तन करो, क्या चीज ऐसी है, दोबारा से सोचो, रिस्ट्रक्चर करो इस चीज को। तो रिस्ट्रक्चरिंग की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है, उसको स्टेटमेंट का सामना करवाकर उसके अंदर जो रेशनल थिंकिंग है वो डेवलप की जाती है। तो ये दो चीजें हैं, पहले तो उसका सामना करवा जाता है, फिर उसके अंदर वही चीजें जो है वो डेवलप की जाती हैं ताकि व्यक्ति जो है वो रेशनल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो। जैसे रेशनल थिंकिंग क्लाइंट के अंदर डेवलप हो जाएगी तो अपने आप उसका जो मेंटल डिसऑर्डर है बिहेवियरली ओरिएंटेड जो टेक्निक है एक तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि व्यक्ति जो है ठीक हो सके, उसका जो मैलएडेप्टिव बिहेवियर है या मैलएडेप्टिव जो थिंकिंग है वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट इसके अगर हम एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो ये देखा गया है कि ये जो है RET जो है वो स्पीच एंजाइटी, इसके अंदर भी एक तरह से जो है कहीं ना कहीं इसकी एडवांटेजेस है। इसी तरह से जो सेल्फ रिपोर्ट है
सेल्फ रिपोर्ट, एक तरह से अगर व्यक्ति अपने बारे में जो सेल्फ रिपोर्ट नेगेटिव मानता है या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आइडियल चीज़ों को ले रखा है, तो उन चीज़ों को इस टेक्निक के माध्यम से ठीक करवाया जा सकता है, उन चीज़ों को कम करवाया जा सकता है। एक तो ये इसके एडवांटेजेज है। और दूसरा जो है एक इस तरह की भी है कि इसके अंदर जो है डिप्रेशन और जो एंटी सोशल बिहेवियर है उसको भी कम किया जा सकता है इस टेक्निक की सहायता से। तीसरा जो है इसके जो टाइप ए बिहेवियर होता है उसके अंदर भी ये एक तरह से लाभकारी है। इसी तरह से जो इमोशनली ज़्यादा होते हैं जो लोग उनके अंदर भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसी तरह से जो सेल्फ कंसेप्ट है, तो जो वो एक तरह से उचित सेल्फ कंसेप्ट, एक तो ये मैं कभी ऐसा करता ही नहीं या मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ, इसकी बजाय जो रेशनल सी चीज़ें हैं, जो अपने बारे में सेल्फ कंसेप्ट जो है उसका खुद के बारे में जो सेल्फ कंसेप्ट है उसको अच्छे से डेवलप किया जा सकता है इस टेक्निक की सहायता से। तो ये कुछ जगह थी जहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम कमियों की बात करें तो कुछ ऐसी मेंटल डिसऑर्डर हैं जहाँ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सोशल एंजाइटी अगर किसी के अंदर है तो वो हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ दूसरी टेक्निक है जो इससे ज़्यादा अच्छी है, हर जगह हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तरह से और कई बार तो ये होता है कि जो क्लाइंट है उसकी जो इरेशनलिटी है उसको कम नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा ही हर जगह ये टेक्निक काम आए ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर हमने देखा कि इसके जो एडवांटेजेज हैं वो भी बहुत है। ये थी हमारी एलिस, एक तरह से एलिस की इमोटिव थेरेपी, रैशनल इमोटिव थेरेपी RET, ये हमने पहले भी की थी और आज फिर दोबारा से की हमने। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। अब हम बेक के ऊपर आ गए हैं। बेक ने जब हमने मॉडल किए थे वहाँ भी हमने दोनों ही साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया था, एलिस का भी RET का नाम भी लिया था और इसका बेक का भी नाम लिया था। तो बेक का क्या मानना है कि कोई भी खासकर जो बेक है, इन्होंने डिप्रेस्ड जो पेशेंट हैं जिनके अंदर डिप्रेशन है उनके ऊपर बहुत काम किया है बेक ने, और उनके काम के आधार पर ही इन्होंने अपनी थेरेपी का जो है वो अपनी थेरेपी को डेवलप किया था। और इनका मानना ये है कि जो डिप्रेशन है यानी कि जो ये मेंटल डिसऑर्डर है वो इलॉजिकल थिंकिंग की वजह से पैदा होते हैं। और इलॉजिकल थिंकिंग में भी पर्टिकुलर व्यक्ति के खुद के बारे में इलॉजिकल एरर, इलॉजिकल थिंकिंग। अब इलॉजिकल थिंकिंग भी व्यक्ति खुद के बारे में क्या सोचता है कि उसके क्या अजम्पशंस रखता है। जैसे एक व्यक्ति ये मानता है कि जो है तू तो बेकार है, और फिर वो ये मानता है कि तेरे आसपास का जो माहौल है वो भी सही नहीं है, और फिर मानता है कि तेरा भविष्य भी खराब है। तो इस तरह से ये क्या है, ये जो तरीका है, ये जो स्कीमा है इसके अंदर इलॉजिकल जो स्कीमा है, स्कीमा आपको पता है, ये हमने मॉडल किए तभी भी हमें बताया था कि एक तो होता है स्कीमा का मतलब होता है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है किसी के मामले में भी उसके माइंड में जो इमेजेस बनी है, जो एक तरह की इंफॉर्मेशंस हैं किसी के लिए भी, वो एक तरह के स्कीमा होते हैं। हर व्यक्ति का हर चीज़ के बारे में एक स्कीमा होता है, यानी कि हर व्यक्ति का हर चीज़ के बारे में एक माइंड में बैठी हुई इंफॉर्मेशन होती है कि ये चीज़ ये है। तो वो जो स्कीमा है एक व्यक्ति का, अगर वो अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में अगर नेगेटिव है, अपने बारे में क्या तू बेकार है, अपने वातावरण के बारे में कि ये जो है कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव ही देखे अपने अंदर, और इसी तरह से अपने भविष्य के बारे में भी निराशावादी अगर सोच रहे हैं, तो तीनों चीज़ों के बारे में अगर व्यक्ति निराशावादी विचार वाला है तो उसके अंदर जो है वो डिप्रेशन पैदा होगा। और इसी को इन्होंने जो है एक तरह से बेसिक जो है इन्होंने डिप्रेस्ड जो पेशेंट थे उन्हीं के ऊपर काम किया और इन्हीं को जो है वो
नेगेटिव, एक तरह का नेगेटिव कोग्निटिव ट्राइड बोला है, नेगेटिव कोग्निटिव ट्राइड। अभी ट्राइड का मतलब तीन चीजें, सेल्फ के बारे में, उसके खुद के इन्वायरमेंट के बारे में और उसके खुद के भविष्य के बारे में। तीन चीज है यहाँ पर, और तीनों के बारे में अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो वहाँ पर डिप्रेशन जो है वो पैदा हो जाता है। ऐसा जो है वो बेक मानते हैं, और बेक की कोग्निटिव थेरेपी भी यही है। अब इन्होंने कहा है कि जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है, जहाँ कोग्निटिव ट्राइड अगर किसी के अंदर है तो उसकी जो थिंकिंग है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अगर ये ऐसा मानता है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग का मतलब क्या है, उसकी जो थिंकिंग है उसके अंदर विकृति आ जाती है एक तरह की। और वो किस टाइप की, ये हमने वहाँ भी किया था, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि एक बार वो बताना जो आपने बोला कि सेल्फ, एनवायरनमेंट और फ्यूचर के बारे में अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपने एक वो टर्म यूज करी थी, वो एक बार रिपीट करना प्लीज। कोग्निटिव ट्राइड, कोग्निटिव ट्राइड, संज्ञानात्मक त्रिक। कोग्निटिव ट्राइड यानी कि खुद के बारे में, अपने वातावरण के बारे में और अपने भविष्य के बारे में। जो क्लाइंट होता है इसकी इलॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, इलॉजिकल थिंकिंग। अब इलॉजिकल थिंकिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे व्यक्ति अपने आप को ये मान ले कि तू बेकार है, ये दुनिया भी तेरे लिए बेकार है और तेरा भविष्य भी बेकार है। तो अगर ऐसी थिंकिंग व्यक्ति करेगा, ऐसे इलॉजिकल थिंकिंग अगर डेवलप हो जाएगी तो डिप्रेशन अपने आप हो जाएगी। एक व्यक्ति सोचे कि तू तो बड़ा काम का है, तू बहुत सा काम कर सकता है और तेरा भविष्य भी जो अच्छा ही है, तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं होगा, उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है वही एक मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप करती है। तो पर्टिकुलर डिप्रेशन के लिए इन्होंने ये चीज़ें कही। अब अगर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होगी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिक, सबसे पहला जैसे कि आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस, मनचाहा अनुमान, ये हमने वहाँ भी करे थे। मनचाहा अनुमान हमने एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी को पार्टी में कुछ जो इनविटेशन कार्ड नहीं मिले तो अपना मनचाहा अनुमान लगा ले। तो यहाँ भी एक कोई व्यक्ति है और अगर उसको पार्टी में नहीं बुलाया जाए तो मनचाहा अनुमान लगा ले कि तू तो पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। तो अब या फिर कोई बात नहीं, तो इस तरह का। तो वो थिंकिंग उसकी क्या चलती है, उसके साथ अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर होता है तो वो थिंकिंग का मनचाहा अनुमान व्यक्ति जो है वो कुछ भी लगा सकता है। और यहाँ पर जो थिंकिंग है, अगर किसी की अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जैसी थिंकिंग होगी वैसे ही वो अनुमान लगाने स्टार्ट कर देता है व्यक्ति। तो इसके अंदर यही चीज़ है कि जो थिंकिंग है वो आर्बिट्रेरी बन जाती है, मनचाहे अनुमान लगाना स्टार्ट कर जाती है। दूसरा, थिंकिंग में क्या अंतर आता है, मैग्निफिकेशन, छोटी सी बात को भी बड़ा चढ़ा कर देना। अब इसकी वजह से भी थिंकिंग में, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती है कि बात छोटी सी होती है, राई का पहाड़ बनाने वाली बात, यानी कि कोई व्यक्ति कहे कि उसके मकान में तो जो है वो एक तरह से जो पूजा करनी है तो इसलिए सारा मकान ही बेकार होता है। तो ये क्या है, ये मैग्निफिकेशन है एक तरह की। इसी तरह से मिनिमाइज, मैम वो मैग्निफिकेशन दोबारा बताना। मैग्निफिकेशन मतलब छोटी सी घटना को बड़ा चढ़ाकर एक तरह से पेश करना, एक तरह से छोटी चीज को राई का पहाड़ बनाना एक तरह से। तो ये मैग्निफिकेशन, ये एक तरह से जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है उसका ही रूप है। तो अगर जिनकी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, विकृति जिनकी सोच में आ जाएगी, तो वो इस तरह की मनचाहे अनुमान लगाना स्टार्ट कर देता है, ओवर जनरलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, एक तरह से मैग्निफिकेशन स्टार्ट कर देता है, मिनिमाइजेशन या फिर न्यूनीकरण। मिनिमाइजेशन भी के बात बड़ी होती है वास्तव में, लेकिन वो उसको छोटी सी बात मानता है। तो दोनों चीज़ें, या तो ज़्यादा मान लेगा या बड़ी बात होती है उसको छोटा सा दे दे बात मान लेगा। दोनों ही तरह की थिंकिंग की इसके अंदर होती है। इसी तरह से ओवर जनरलाइजेशन भी उसके अंदर आती है, यानी कि उसकी जो एक तरह से थिंकिंग है वो अनबायस्ड हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अब ये है कि हम इस डिस्टॉर्टेड जो थिंकिंग है उसको कैसे हटा सकते हैं। तो 5 बातें बताई हैं इस टेक्निक में, बेक ने जो है वो 5 बातें बताई कि कैसे हम जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है या इरेशनल जो बिलीफ उसके अंदर पैदा हो गए हैं तो उनको कैसे जो है हम दूर कर सकते हैं।
सबसे पहले तो जो पॉइंट है, 5 में से सबसे पहले पॉइंट है कि जो कॉग्निशन है और जो उसके अफेक्ट है, यानी कि जो इसके इमोशंस हैं और जो उसके बिहेवियर है, इन सब के बीच में उसका कैसा रिलेशन है, ठीक रिलेशन है या ठीक रिलेशन नहीं है, या रिलेशन है तो कैसा है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा जो है फिर ये देखते हैं। मैम एक बार जो आप टेक्निक्स बता रहे थे कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को रिमूव करने के लिए होती है, वो रिपीट करना एक बार। फर्स्ट जो है वो ये है कि जो क्लाइंट है उसका कॉग्निशन, उसके अफेक्शन और उसके बिहेवियर, इन तीनों के चीज़ के बीच में जो रिलेशन है आपस में, जो कोरिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, क्या वो सही है या नहीं है, किस टाइप का है, अगर सही नहीं है तो वो कैसा है। दूसरी बात, जो नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड है उसके जो रिजल्ट है उनको मॉनिटर करना। नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड है यानी कि व्यक्ति खुद को भी, वातावरण को भी, भविष्य को भी, अगर वो नेगेटिव मान रहा है तो उसको मॉनिटर करना सिखाया जाता है कि इसको इस तरह से मॉनिटर करो। तीसरी बात, जो भी इरेशनल बिलीफ होते हैं उनके पक्ष में बात रखी जाती है या फिर उसके विपक्ष में, जो सबूत होते हैं उनकी बातें। अब ये कहे ना कि ये पार्टी में नहीं बुलाया, इस चीज़ को बहुत बड़ा मान, तो उसके पक्ष में बातें, ये देखो तूने, उसने वहाँ भी बुलाया था, वहाँ भी, यहाँ हो सकता है कि कोई पर्सनल छोटी सी बात है इसलिए ना बुलाया हो। तो जो भी मतलब एक तरह से थिंकिंग है उसके पक्ष में और उसके विपक्ष के जो इरेशनल बिलीफ्स हैं, उसके दोनों पॉइंट एक तरह से क्लाइंट को जो है वो उसके सामने जो उसकी परख की जाती है। फोर्थ पे फिर ये देखा जाता है कि जो इरेशनल जो बिलीफ है उनके अल्टरनेटिव्स की जो रियल व्याख्या है वो क्या है, रियल व्याख्या, क्योंकि इनका मानना है कि कहीं ना कहीं इरेशनल बिलीफ होती है तो इरेशनल सोचा जाए, इसको रेशनल कैसे बना जाए। तो पहले तो यही जानना पड़ेगा हमें कि उसके कौन कौन सी और उसके अंदर इरेशनलिटी है, कौन कौन से बिहेवियर से रिलेटेड इरेशनलिटी है, कौन कौन से उसके अंदर फॉल्स बिलीफ है, कौन कौन से, तो उनको बारे में फिर उसके सामने जो है एक तरह की उनकी रियल जो है व्याख्या वो बताई जाती है। और उसके बाद उसकी जो है वो उसकी वास्तविक जो है एक तरह की रिहर्सल करवाई जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये देखो सही थिंकिंग यहाँ पर ये सोचना चाहिए था। इस तरह का आप व्यवहार करोगे तो आपके अंदर ये चीज़ आएगी। ये 5 जो चीज़ें हैं, सबसे पहले पहचान करना कोई भी रेशनल थिंकिंग है, फिर उसके परिणामों को मॉनिटर करना, उसके बाद उसको परखना, उसके बाद उसकी रियल व्याख्या प्रस्तुत करना और लास्ट में उसकी रिहर्सल करना। ये 5 चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अगर किए जाते हैं तो उसकी जो इरेशनल थिंकिंग है वो रेशनल थिंकिंग में चेंज हो जाती है। ऐसा तो बेक की बेसिक जो है कोग्निटिव थेरेपी यही थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो टेक्निक है ये इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस, तो ये जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा तो डिप्रेस्ड जो पेशेंट है उसी के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हुई है ये। और इसके अगर हम ये देखें कि और इसके लिमिट एक तरह से क्या है, तो लिमिट अगर हम देखें तो इसकी ये है कि डिप्रेशन के अलावा और जितने मेंटल डिसऑर्डर हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, इसके बजाय जो दूसरी टेक्निक है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अब 2 टेक्निक तो हम कर चुके हैं, कौन सी 2 टेक्निक की हैं हमने, बताएगा कोई आप में से? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम। कौन कौन सी 2 टेक्निक हुई हमारी? मैम कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी और बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। बेक्स की और एलिस की, तो एलिस की आरईटी और बेक की कॉग्निटिव थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव ट्रायड वाला। अब तीसरी हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी। तीसरी जो थेरेपी है वो है स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी। ये एक तरह की ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर व्यक्ति की जो सेल्फ स्टेटमेंट होती है, अपने आप को व्यक्ति के जो विश्वास हैं, मैलिटेटिव जो बिलीफ हैं वो क्या है, क्योंकि कई बार व्यक्ति
सिचुएशंस के अनुसार उसकी खुद की क्या सोचता है, उसके क्या विश्वास है, अपने बारे में वो क्या सोचता है, वही सोच उसको जो है वो कहीं ना कहीं अडप्टिव बिहेवियर नहीं करने देती। तो जो वेल अडप्टिव बिलीफ अगर किसी का है तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी एडजस्टमेंट के आगे जो है वो आड़े आता है, उसको बाधा पहुंचाता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति सोचता है कि उस सिचुएशन में जाएगा तो वहाँ तो सही से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, वो पहले ही अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। तो जो स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी है, एक तरह की जो नेगेटिव इमोशनल स्टेट उनको दूर करने के लिए इस टेक्निक को जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि और इसमें ये माना जाता है कि जो क्लाइंट है वो खुद ही अपने कंट्रोल खुद कर सकता है और खुद ही अपने जो सेल्फ स्टेटमेंट है उनमें चेंज कर सकता है। इसीलिए इसको जो ना सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड भी बोलते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड। तो जो स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी है, एक तरह से स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये लगा लो आप, एक तरह का टीकाकरण कर दिया जाता है। इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण एक तरह से। तो इसके अंदर जो स्टेजेज हैं वो 3 जो है स्टेप हैं इस टेक्निक के। मैम एक बार ये रिपीट कर दो। ये है स्ट्रेस इन ओकुलेशन थेरेपी। तो स्ट्रेस इन ओकुलेशन जो थेरेपी है, इसमें क्लाइंट जो है ये माना जाता है कि क्लाइंट की जो मूल कारण है उसका मेल एडेप्टिव बिलीफ होता है। मेल एडेप्टिव बिलीफ का मतलब उसके अंदर जो विश्वास है वो सही से पैदा नहीं है। उसका जो खुद का विश्वास अब ये है कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा, अगर मैं किसी शादी समारोह में गया तो मैं वहाँ उसको अटेंड ही नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब उसका विश्वास पहले ही जो है मेल एडेप्टिव है, या पहले ये सोच ले कि मैं तो वहाँ जाऊँगा तो मैं लड़के ही आऊँगा। तो क्या है उसका बिलीफ, पहले ही उसके अंदर ये चीज़ है, तो वो क्या है, वो वहाँ जाएगा ही नहीं। या अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे से कोई कुछ कह देगा। तो ये क्या है, पहले वो स्ट्रेस ले लेता उस चीज़ का कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो पहले मेरे को पता नहीं कोई क्या कह देगा। तो ये अपने बारे में पहले ही, और फिर मैं जो है वहाँ उसको अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो ये इस तरह के जो बिलीफ होते हैं, मेल एडेप्टिव बिलीफ, वो पैदा होते हैं व्यक्ति के अंदर। इसका मतलब ये है कि उसने स्ट्रेस पहले ले रखा होता है व्यक्ति को, और ये लगता है कि तू इसका सामना नहीं कर सकता। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के नाम से आप ये एक इसके साथ इमेज जोड़ सकते हो कि स्ट्रेस इनोकुलेशन में आदमी पहले स्ट्रेस ले लेता है और उसमें अपने आप को नेगेटिव रूप में देखता है और उसको ये लगता है कि तू इसको सॉल्व नहीं कर सकता और तू इस काम को नहीं कर सकता। और ओकुलेशन का मतलब टीकाकरण। फिर उसको इस टेक्निक के माध्यम से ऐसी जो स्टेटमेंट है वो बताई जाती है, उनकी रिहर्सल करवाई जाती है, और फिर व्यक्ति को ये जो एक तरह से लगने लगता है कि हाँ जो है वो ठीक हो जाता है और सिचुएशन का सामना करता है। इसका मतलब स्ट्रेस जो ले रखा था उसका टीकाकरण हो गया और व्यक्ति ठीक हो जाता है। स्ट्रेस इन ओकुलेशन थेरेपी। स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को मेल एडेप्टिव बिलीफ होते हैं और उनकी वजह से उसको ये लगता है कि ये काम तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसका सामना पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेकर जब उसकी रिहर्सल करवाई जाती है तो ये इरेशनल जो बिलीफ होता है या मेल एडेप्टिव जो बिलीफ होता है वो दूर हो जाता है। लेकिन वो कैसे दूर होता है, उसके 3 स्टेप, इस चीज़ के 3 स्टेप हैं। पहला जो स्टेप है वो है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो व्यक्ति की जो है वो कॉग्निटिव प्रिपरेशन, यानी कि उसको सोचने विचारने का समय दिया जाता है और सोच विचार करके व्यक्ति की जो सेल्फ स्टेटमेंट है उनका पता लगाया जाता है। सेल्फ स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है। सेल्फ स्टेटमेंट का मतलब सेल्फ स्कीमा एक तरह का, उसका अपने बारे में वो खुद ही क्या सोचता है। तो वो चीज़ें पता लगाई जाती हैं किन चीज़ों को वो, क्योंकि सेल्फ स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती हैं, कई बार सेल्फ स्टेटमेंट जो है वो इरेशनल भी हो सकती हैं। तो सेल्फ स्टेटमेंट का सबसे पहले पता लगाया जाता है, और सेल्फ स्टेटमेंट अगर लगेगा कि ये तो एडेप्टिव स्टेटमेंट अपने बारे में खुद के बारे में नहीं है तो उसको नोट किया जाता है
और वो नोट इसीलिए करते हैं ताकि उनको सुधारा जा सके, सेल्फ स्टेटमेंट के अंदर जो चेंज किया जा सके और व्यक्ति जो एडजस्ट हो सके। तो सबसे पहले तो सेल्फ स्टेटमेंट का पता लगाया जाता है। उसके बाद जो है स्टेज ऑफ एक्विजिशन एंड रिहर्सल। अब सेल्फ स्टेटमेंट यानी कि व्यक्ति खुद को कहाँ देखता है, खुद के बारे में जो इरेशनल बिलीफ हैं या खुद के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, वो पता लगने के बाद फिर ये पता लगाया जाता है कि स्टार्टिंग में ये पता लगाया जाता है कि वो अडेप्टिव कैसे हो सकता है फर्स्ट पॉइंट में ही। फिर जो अडेप्टिव जो बिहेवियर होता है एक तरह का, उसकी रिहर्सल करवाई जाती है कि ये ऐसे नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। ये चीज़ उनका जो है उसकी कल्पना के अंदर रहकर उन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब ये कह रहे हैं कि पहले ही डर रहा है और तेरे को कुछ कह देगा, ये अगर किसी की ये है तो पहले जाएगा तेरे से आपको लड़ाई करेगा। यही पहले अगर ये क्या है, ये साइकिल, ये अपने बारे में खुद के कंसेप्ट है, तो वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये जो सेल्फ कंसेप्ट है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट के अंदर क्या किया जाता है, स्टेज ऑफ एक्विजिशन एंड रिहर्सल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर सेल्फ जो स्टेटमेंट आती है और उसका जो अडेप्टिव जो फॉर्म आता है, यानी कि आप वहाँ जाओगे और उसके साथ ऐसे बात करोगे, आप उसके साथ जाते ही आप बहुत हंसी के साथ और बहुत अच्छे से पेश आओगे और इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलोगे, थैंक यू बोलोगे। ये एक वैसे एग्जांपल है, यानी कि जो अडेप्टिव बिहेवियर है आप वो अपनाओगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो जो अडेप्टिव जो बिहेवियर होता है वो एक तरह से सिखाया जाता है और उसकी रिहर्सल करवाई जाती है। और लास्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में सिर्फ कल्पना में रहकर जो है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। और थर्ड स्टेज में जो है लास्ट स्टेज में उसको अप्लाई करवाया जाता है वास्तविक सिचुएशन में जाकर उस बिहेवियर की जो प्रैक्टिस करनी होती है। तो तीनों स्टेज से जाकर व्यक्ति एक तरह से पहले जहाँ उसको स्ट्रेस था होता है और व्यक्ति को इस थेरेपी से जो है एक तरह से उसके जो इरेशनल जो बिलीफ थे वो दूर हो चुका होता है और वो एक तरह से एडजस्टिव बिहेवियर अब करने लग जाता है। तो ये टेक्निक थी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी। क्लियर है ये सभी को? स्ट्रेस इनोकुलेशन थर्ड थेरेपी। स्टेज बताना एक बार, दोबारा बता। थर्ड स्टेज में ये है कि व्यक्ति उसी व्यवहार को वास्तविक सिचुएशन में करता है, प्रैक्टिस करता है वास्तविक सिचुएशन में। जहाँ सेकंड में उसकी रिहर्सल करवाई जाती है कल्पना में रहकर, और थर्ड स्टेज में उसको वास्तव में जिस सिचुएशन से वो डरता है वहीं ले जाकर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। मैम एक बार दोबारा बताना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में व्यक्ति की जो सेल्फ स्टेटमेंट है उनका पता लगाया जाता है और यहीं पर जो अडेप्टिव जो चीजें हो सकती हैं वो नोट डाउन की जाती है कि ये अडेप्टिव बिहेवियर हो सकता है यहाँ पर। सेकंड स्टेज में जो अडेप्टिव बिहेवियर है उसको कल्पना के अंदर ही रहकर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। थर्ड स्टेज में वास्तविक सिचुएशन में जाकर उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है। 3 स्टेप है। इन तीनों स्टेप से जो है व्यक्ति की जो इरेशनल थिंकिंग है वो दूर हो जाती है और उसका एडजस्टिव बिहेवियर उसके अंदर जो डेवलप हो जाता है। क्लियर हुआ? हेलो? यस मैम। अब आगे चलें, कुछ और टेक्निक भी कर लें नेक्स्ट वीक। 3 टेक्निक हो चुकी, फोर्थ पे कर लें। फोर्थ भी सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, या कल करें इसको बताओ? मैम कल करवा देना। चलिए 2 टेक्निक और है, छोटी छोटी सी टेक्निक है ये होती, तो इसको हम कल कर लेंगे। कल आपकी कंप्लीट हो जाएगी थेरेपी। उसके बाद हम करेंगे बायोलॉजिकल थेरेपीज भी अभी रहती हैं आप, तो इस वीक आपकी थेरेपीज मेरे को लग रहा है चलेंगी आप। अब ये जो थेरेपी चल रही है साथ साथ आप इनकी जो है वो तैयारी करते चलो। एक बार मैं जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपका टेस्ट लूंगी इन थेरेपीज के ऊपर आपका। मैम ओरल टेस्ट ले लें। हाँ ओरल टेस्ट लूंगी ना आपका, तो ये साथ साथ इसकी तैयारी रखना सर। और ओरल टेस्ट जो है मैं कभी भी ले लूँ किसी भी दिन, ये नहीं है कि कल ले लूँ या परसों, साथ साथ आप तैयारी रखो। जैसे साइकोडायनेमिक मॉडल, बिहेवियर मॉडल जो है दोनों कंप्लीट हो चुके, तो इन दोनों का कभी भी जो है ना एक तरह से आपका
सरप्राइज टेस्ट कभी भी ले सकते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहना। साथ साथ अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप पूछ सकते हैं। एक बार आप अपनी अटेंडेंस दे दो। मैम मैम एक बार ये कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट वाली बताना एक बार। क्या आपके पास मटेरियल है इसका? नहीं है मैम, नहीं मिल रहा। जैसे गूगल पे चेक किया था, समझ में नहीं आया मेरे वहाँ से। कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट के अंदर बेटा जो एक तरह का जो ऑपरेंट, एक तो आप इसको कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट को ये मान के चलोगे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एक तो पहली बात आप ये मान के चलो। और ऑपरेंट कंडीशनिंग आप किसने दी है बताओ? ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? BF स्किनर ने। नहीं, वो जो पूछ रही थी, पूछ कौन रहा था? मैम सुजेता मैम। हाँ, ऑपरेंट कंडीशन किसने दी है बेटा? स्किनर ने मैम। स्किनर ने दी ना। और स्किनर की थ्योरी किसके ऊपर बेस है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसकी थ्योरी में? रीइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा। कि अगर हम जिस बिहेवियर को डेवलप करना चाहते हैं उसको रीइंफोर्समेंट दे दो, और जिस बिहेवियर को हम मिटाना चाहते हैं उसको पनिशमेंट दे दो। तो इसी बेस के ऊपर कॉन्टिजेंसी का मतलब ये है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके जो परिणाम हैं, उनको एक तरह से वेरिएशन करके उनके अंदर हम जो अडप्टिव बिहेवियर है वो डेवलप करते हैं। हमारा हम जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो एक तरह से उनके अंदर डेवलप करते हैं। किस चीज को वेरिएंट करके? जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम है। परिणाम का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सेज के बाद एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति है अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसके बाद वो जो रिस्पॉन्स देगा उसके बाद अगर उसने डिजायर्ड बिहेवियर किया तो हम उसका क्या परिणाम देंगे? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर उसने हम जो चाह रहे हैं वो व्यवहार नहीं किया, उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, तो हम क्या रिजल्ट देंगे उसको दे देंगे पनिशमेंट। तो जो रिजल्ट है यहाँ पर वो एक तरह से जो भी क्लाइंट होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देंगे। और जो परिणाम है, परिणाम भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होती है, एक तरह से थेरेपिस्ट के हाथ में होता है कि हमें क्या परिणाम चाह रहे हैं, हम परिणाम कौन सा चाह रहे हैं, हम परिणाम में डिजायर्ड बिहेवियर हम क्या चाह रहे हैं। तो जो परिणामों के एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब जो कॉन्टिजेंसी है, एक तरह से उसको आप कॉन्सिक्वेंसेस लो। कॉन्सिक्वेंसेस हिंदी में परिणाम। तो हम जो परिणाम क्या चाह रहे हैं उस परिणाम को, उस डिजायर्ड बिहेवियर को डेवलप करने के लिए हम जो है वो रीइंफोर्समेंट देते हैं। उसके रीइंफोर्समेंट के आधार पर ही हम जो कुछ भी डिजायर्ड करना चाहते हैं, वो कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक है, उसमें हम किसी को भी अपना सकते हैं। जिस तरह से स्किनर ने रीइंफोर्समेंट के बहुत सारे शेड्यूल अपनाए थे, उसी तरह से कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट में भी रिस्पॉन्स के आधार पर जो है वो एक तरह से सारी टेक्निक दी जाती है। रिस्पॉन्स जो है वो क्या दिया, उसी के आधार पर हम रिस्पॉन्स कोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट में हम जो सब्जेक्ट्स का जो रिस्पॉन्स है और जो हमारा जो डिजायर्ड बिहेवियर, उसके लिए हम उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है कॉन्सिक्वेंसेस को एक तरह से प्रभावित करते हैं, उसके परिणामों को एक तरह से हम प्रभावित करते हैं, और उसके परिणामों को प्रभावित करके हम जो है उसके अंदर डिजायर्ड बिहेवियर डेवलप करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। अब वो परिणाम को प्रभावित करके कितनी सारी टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक, सारी अलग अलग है, वो अलग अलग हमने एक्सप्लेन किया। तो पर्टिकुलर जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ सुजेता? यस मैम। ठीक है। और किसी के ये बुक तो है आपके पास? एक दिन किसने भेजे हुए थे इमेजेस भेजे? मेरे पास है। हाँ मुस्कान, ये आप डेली के डेली भेज दो बेटा, भेज सकते हो तो। ठीक है मैम। और इंग्लिश मीडियम की बुक है किसी के पास? हेलो, कार्सन एंड बुचर की बुक है किसी के पास? नो मैम। किसी स्टूडेंट के पास नहीं है? अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं साइकोडायनामिक अप्रोच और साइकोडायनामिक मॉडल
इसके बारे में आपका वर्बल टेस्ट, तो आप क्या चाहोगे, पहले मॉडल का टेस्ट दोगे या थेरेपी का टेस्ट? पहले मॉडल का मैम। पहले मॉडल। तो ये मान के चलो मैम नहीं तो मॉडल और थेरेपी जैसे एक ही थेरेपी आप जैसे साइको मॉडल और साइकोथेरेपी वो दोनों कर लेंगे ताकि दोनों का साथ साथ क्लियर हो जाए। तो सिर्फ एक ही मॉडल और थेरेपी का एक टाइम पे ले लेना आप। ठीक है। साइकोथेरेपी जो मॉडल है और जो थेरेपी है, ये दोनों मुस्कान बेटा, ये आप हिंदी मीडियम में आप जो है भेज देना मटेरियल, और इंग्लिश मीडियम में